हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th में जो दो प्रमेय पढ़े थे ना, थेल्स प्रमेय और थेल्स के विलोम और उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग थ्योरम को आगे बढ़ाते हैं और आज प्रमेय 3 जो त्रिभुज से संबंधित है। आप लोग सुने होइएगा सर्वांगसम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज। ठीक है ना। एक त्रिभुज जैसे एक त्रिभुज है ए बी सी, और ये भी एक त्रिभुज है छोटा सा डी ई एफ। और कंसेप्ट पर गौर कीजिएगा। कहा जाए यदि ये कहा जाए कि इस त्रिभुज की संगत भुजाएं, जैसे यह है त्रिभुज ए बी सी और ये है त्रिभुज डी, अगर ये समरूप है इसका अर्थ है कि संगत कोण त्रिभुज के बराबर हो। संगत कोण हो तो क्या, देखिए ए बी सी डी ई एफ, कोण ए के संगत जो शीर्ष है वो कौन है, कोण डी। ये बराबर होने चाहिए। कोण बी संगत जो कोण बनेंगे वो, और फिर कोण सी, यहाँ पर कोण एफ जो है इसके संगत कोण है। समरूप होने के लिए जो शर्त चाहिए, समरूप के शर्त, पहला तो ये होना चाहिए कि उसकी संगत कोण बराबर हो। त्रिभुज की भुज के संगत कोण समान या बराबर हो। दूसरा, भुज भुज के संगत भुजाएं अनुपातिक, ये दो शर्त होता है। जैसे यहाँ बतला है तो ए बी सी और डी ई एफ है, तो यहाँ पहला नाम क्या है ए, तो ए शीर्ष डी के संगत, बी शीर्ष ई के संगत, सी शीर्ष एफ के संगत होता है। इसलिए कोण ए, ये जो बनेगा कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण सी बराबर, और संगत भुजाएं यहाँ देखिए ए और बी से मिलके दो भुजा बनेगा, ए के बराबर डी और बी के बराबर ई, तो डी ई, यानी ए बी बट्टा, अनुपात का मतलब क्या होता है, ये भाग। दूसरा बी सी, यहाँ पर दूसरा क्या है ई एफ, यानी बी सी बट्टा, तीसरा क्या बनेगा, तीसरा आप बोल सकते हैं ए सी या सी ए सी जब बोलेंगे तो इसको डी एफ बोलना पड़ेगा, सी ए अगर बोलेंगे तो इसको एफ डी बोलना पड़ेगा। तो हम ए सी ही लिखते हैं, ए सी, इसका अनुपात मतलब बट्टा क्या होना चाहिए, डी एफ। ये संगत भुजाओं का जो अनुपात है, संगत भुजाएं क्या हो, अनुपातिक हो, तो इसका अनुपात आपस में क्या होगा, ये कहलाएगा पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। ये भाषा में लिख दिए और ये आपको संकेत में ऐसे समझ सकते हैं। तो ये दो त्रिभुज के समरूप होने के, समरूप का मतलब
तो समझाते क्या है, रूप एक जैसा। जैसे ये त्रिभुज है और मान लीजिए इसी में इसे त्रिभुज बना, इसके अंदर ये त्रिभुज है और इसके भुजा अनुपातिक हो, कोण बराबर, ये कोण 60, ये 60, ये 75, ये भी 75, अगर ये 45 तो ये भी 45। ये जो त्रिभुज बनेगा ये क्या होगा, समरूप है। जैसा रूप में दिखने में फैला हुआ ये, उसी तरह से ये, बस आकार में क्या है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इसमें इसका कह सकते हैं कि इसका आधा हो, एक तिहाई इसका लेंथ हो, तो ये बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी अनुपात बराबर होगा, तो ये समरूप है। एक होता है सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम का मतलब है, तो ये त्रिभुज ए बी सी, और इसी के बराबर एक और त्रिभुज बनाना, समझना है। बराबर प्योर तो नहीं बनेगा ना, लेकिन मान लीजिए ये लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये अगर 5 सेंटीमीटर, इसके संगत जो ये होगा ये भी 5 सेंटीमीटर, ये अगर मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। और हमको पता है कि जब भुजाएं बराबर होगी तो कोण भी संगत क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जो बराबर भुजा हो गया तो इसको बोलते हैं, जब भुजा बराबर हो, भुजा समान हो, ये त्रिभुज ए बी सी बराबर के चिन्ह के ऊपर ये सर्वांगसम है, त्रिभुज डी। और फिर हम लोग सर्वांग समता के नियम पढ़े थे, एस एस एस, ए एस ए, एस ए एस, यहाँ से फिर ये भी आया था ए ए, अगर रहेगा हो ना ए ए, होता है आर एच एस। हालांकि ये सब अलग है। ये जो सर्वांग समता के नियम हम लोग पढ़ते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम, तो यहाँ लिखे सर्वांग सम बोल रहे हैं नाम में, उस पर सर्वांग सम, सर्व अंग, ये सम, तीन अलग अलग पार्ट में जुड़ेगा। सर्व मतलब सभी, अंग तो त्रिभुज के अंग क्या है, त्रिभुज के 3 कोण या 3 भुजा, भुजा मुख्य रूप से यहाँ पर क्या मान सकते हैं, भुजा। त्रिभुज के 3 भुजा क्या हो, समान हो, यही कहलाता है सर्वांग सम। और यहाँ क्या बोलते थे, समरूप, सम प्लस रूप। ये अंग नहीं, भुजा जो है वो दिखने में एक जैसा हो लेकिन हो समान नहीं, रूप समान हो, रूप समान, ये है समरूप। इसको बोलते हैं सिमिलर, इसको बोलते हैं कंगुरेंस, कंगुरेंस, सर्वांगसम। ठीक है ना। तो ये, तो आई होप क्या हम लोग मान के हम चल रहे हैं कि आप सर्वांगसम क्या होता है ये समझ गए, समरूप क्या होता है ये समझ गए। सर्वांगसम में क्या है, त्रिभुज के भुजा के लेंथ को बराबर होना पड़ेगा। यहाँ क्या है, इसका अनुपात बराबर हो और कोण क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ये शर्त आपको पीछे बतला दिया गया है। त्रिभुज समरूप होने के लिए त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो और त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या हो, अनुपातिक हो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो त्रिभुज समरूप है, जैसे ये बोले थे 6 5 7, दूसरा 6 5 7, डी ई एफ, ए बी सी। अब इस केस में देखिए ए बी बट्टा डी, संगत भुजा का अनुपात हम अगर लिखने का कोशिश करें, बराबर
BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा, और चूंकि ब्रैकेट में लिखते हैं, ये 6, ये भी 6, ये 7, ये EF भी 7, और ये 5, तो ये भी 5। वो माने हैं वो दिखा दिए हम। ये वैल्यू में लिखे तो ये है, अगर भुजा का नाम करके लिखे तो ये आएगा, और ये सब क्या है आपस में बराबर। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, जो सर्वांगसम त्रिभुज है जिसके अंक क्या है, समान है, ये सर्वांगसम त्रिभुज है, ये अनुपातिक भी है, अनुपातिक भी है, अर्थात सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज समरूप भी होंगे, समरूप भी, लेकिन अगर आप समरूप त्रिभुज का बात करें, ए बी सी डी एफ, यहाँ पर केवल क्या होगा, भुजा अनुपातिक होगा, ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा डी एफ, ए सी बट्टा डी एफ, ये होगा। लेकिन ये भुजा बराबर नहीं हो सकता, ये नहीं कह सकते ए बी बराबर ए डी, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते, या ऐसे बोलिए कि हमेशा समरूप त्रिभुज हमेशा सर्वांगसम नहीं होते, कभी कभी हो भी जाएगा जब आपको सर्वांगसमता वाला नियम लगा देते, तो मतलब ये समझिए कि थोड़ा पूछा जाता है ना रीजनिंग में, तो इसके लिए बना कि समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जनरली नहीं मान लेते हैं, लेकिन सर्वांगसम है तो उसको समरूप होना पड़ेगा, समरूप होगा ही, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ये ध्यान में रखिएगा कि सर्वांगसम है तो समरूप भी होगा, लेकिन अगर समरूप है तो जरूरी नहीं कि सर्वांगसम होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा, जब ये लेंथ बराबर हो जाए, भुजा का अनुपात, अनुपात नहीं भुजा बराबर हो जाए, तब वो क्या बन जाएगा, सर्वांगसम बन जाएगा, ठीक है। ये आप अगर ध्यान में रखिएगा, 9th में आप सर्वांगसम वाला पढ़ के आएंगे, समरूप वाला आपको यहाँ, समरूप वाला जो ये नियम बतलाया गया, कहाँ गया भाई, समरूप वाला जो आपको ये नियम बतलाए हैं, ये 2 नंबर में क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक है। जैसे एक बार पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले में, कि किसी दो त्रिभुज के समरूप होने की कसौटी लिखें या शर्त लिखें, तो आपको यही दोनों लिखना है, शर्त लिख दी है, शर्त को कसौटी भी बोलता है, कंडीशन, कसौटी। 2 कसौटी पर इसको खरा उतरना पड़ेगा समरूप होने के लिए, एक तो संगत कोण बराबर हो, दूसरा त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो, अनुपात बराबर हो। भुजा अगर बराबर है तो अनुपात बराबर होगा, अगर भुजा बराबर नहीं है तब भी अनुपात बराबर होंगे। जैसे देखिए 6 8 10, 6 8 10, संगत भुजा क्या है, बराबर है, अनुपात तो बराबर होगा ही ना, 6/6, 8/8, 10/10, 1 = 1 = 1। लेकिन अगर मान लीजिए कि अलग होता,
ये 12, 16, 20, तो 6/12, 8/16, छोटा हो गया ना, ये छोटा बड़ा कर दिया। खैर कोई बात नहीं, मान के चल रहे हैं हम लोग। 10/20, ये बड़ा फोटो बनना चाहिए ना कि इसका डबल ना है, लेकिन अब पहले से ही लिखा हुआ है उसी पर हम लोग चल रहे हैं, तो समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 1/2, 1/2, ये भी 1/2। अभी भी अनुपात क्या है, बराबर, लेकिन क्या भुजा बराबर है? ये 6 है, लेकिन इसका संगत भुजा कितना लिए, 12। ये 8 है, ये कितना लिए, 16। लेकिन एक चीज आपको पता होगा, अनुपात बराबर होने के लिए कोई भी भुजा छोटा या बड़ा किसी एक त्रिभुज को आप देखिए, तो इसमें एक सेम संख्या गुना या भाग करने पर अगला जो त्रिभुज है उसकी भुजा मिल जाएगी। इसे यहाँ देखिए, इसमें इस पूरे त्रिभुज के तीनों भुजा में अगर आप 2 से गुना कीजिए तो इस त्रिभुज की भुजाएं प्राप्त होगी। 6 में 2 से गुना होगा 12, 8 में 2 से गुना होगा 16, इसमें 10 से गुना हो, 10 में 2 से तो 20 होगा कि नहीं। इसी तर्ज पर इधर से अगर देखें तो इस सब में आप 2 से भाग दीजिए तो वो मिल जाएगा। सेम संख्या से गुना या सेम संख्या से भाग होने पर अगर अगला त्रिभुज का भुजा मिल रहा है, इसका मतलब है उस त्रिभुज की भुजाएं क्या है, अनुपातिक हैं। जरूरी नहीं कि 2 ही होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो भुजा क्या माना जाएगा, अनुपातिक माना जाएगा। तो ये आप समरूप और सर्वांगसम को अगर आप समझ रहे हैं तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। ये था। अब हम लोग आ जाते हैं परिमेय पर। तो परिमेय 3 है ये, परिमेय संख्या 3 बोलते हैं। इसको बोलते हैं कोण, कोण,